नमस्कार साथियों, क्लास अगेन सबकी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे एशिया के सबसे बड़े एयर शो में से एक एरो इंडिया 2025 की, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। ये शो बेंगलोर के येलाहंका एयरफोर्स स्टेशन पर आयोजित किया जा रहा है, जो कि 14 फरवरी तक चलेगा। एयर शो में तेजस मार्क 1A विमान ने हवा में 360 डिग्री चक्कर लगाया। वहीं सुखोई Su-30 MKI ने आसमान में करतब दिखाया। सूर्य किरण ने हवा में उड़ान के दौरान 3 रंग फैलाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एरोस्पेस और रक्षा प्रदर्शनी के 15वें संस्करण का उद्घाटन किया। शो में करीब 30 देशों के रक्षा मंत्री या प्रतिनिधि और 43 देशों के वायुसेना प्रमुख और सचिव मौजूद रहे। शो के पहले 3 दिन बिजनेस विजिटर्स और आखिरी 2 दिन आम लोगों के लिए रहेंगे। इसमें 5वीं जनरेशन के फाइटर जेट भी शामिल किए गए हैं। अमेरिकी एयरफोर्स ने अपनी 5th जनरेशन के फाइटर जेट F-35 को और रूस ने अपने सुखोई Su-57 को बेंगलोर के एयर शो में प्रदर्शन के लिए भेजा है। वैसे तो ये बात बिल्कुल सच है कि कमज़ोर सुरक्षा व्यवस्था से शांति नहीं मिल सकती है। एयर शो का इनॉग्रेशन करते हुए रक्षा मंत्री ने ये बात कही थी। उन्होंने कहा कि हमें आपसी सम्मान, आपसी हित और आपसी लाभ के आधार पर संबंधों को बढ़ाने का मंच प्रदान करता है। हमें मिलकर आज की अनिश्चितता और सामने आ रही चुनौतियों से निपटने का प्रयास करना चाहिए। सुरक्षा की कमजोर स्थिति में शांति कभी प्राप्त नहीं हो सकती। हम सभी को मिलकर मजबूत बनना होगा, तभी हम शांति सुनिश्चित कर पाएंगे। वैश्विक अनिश्चितता के इस माहौल में भारत एक ऐसा बड़ा देश है जहां हम शांति और समृद्धि देख सकते हैं। एयर शो में रूस पहली बार 5th जनरेशन के फाइटर जेट Su-57 के साथ आया है। रूस ने भारत को Su-57 देने का ऑफर दिया है। उन्होंने कहा है कि वो सप्लाई और जॉइंट प्रोडक्शन के लिए तैयार है। हालांकि भारत ने अब तक इस बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। भारत रूस में 2007 में 5वीं पीढ़ी के जेट विकसित करने का करार हुआ था, लेकिन टेक ट्रांसफर पर मतभेद के कारण बात नहीं बन पाई है। एरो इंडिया शो में लगातार दूसरे साल अमेरिका ने अपने 5th जनरेशन के जेट F-35 को भी भेजा है। जानकारों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 12 और 13 फरवरी को अमेरिका यात्रा के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत को F-35 देने की पेशकश कर सकते हैं। दोनों नेताओं के बीच तेजस मार्क 1A के लिए GE इंजन और 6 अपाचे हेलीकॉप्टर की आपूर्ति के बारे में भी बातचीत संभव है। इंडियन एयरफोर्स के पास अभी 5th जनरेशन के फाइटर जेट नहीं है। बीते साल सरकार ने 5th जनरेशन के फाइटर जेट भारत में ही बनाने के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी और साल 2035 तक ये जेट्स एयरफोर्स में शामिल किए जा सकते हैं। भारत के पास 4.5 जनरेशन के फ्रांस से खरीदे राफेल फाइटर जेट्स अभी मौजूद हैं। नेवी MiG-29 के सिकिंग 42B एंटी-शिप हेलीकॉप्टर, डेक बोर्न फाइटर, ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर और MH-60R का प्रदर्शन करेगा। इसके अलावा नेवी का लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी उड़ान भरेगा। इसे एरोनॉटिकल डिज़ाइन एजेंसी ने डिज़ाइन और HAL ने बनाया है। इससे पहले पिछले ही महीने तेजस विमानों की स्लो डिलीवरी पर एयरफोर्स के चीफ ने चिंता जताई थी। उन्होंने कहा था कि 40 जेट्स फोर्स को अभी तक नहीं मिले हैं। चीन जैसे देश अपनी ताकत बढ़ा रहा है। दरअसल इंडियन एयरफोर्स के चीफ AP सिंह ने तेजस लड़ाकू विमानों की डिलीवरी पर हो रही देरी को लेकर चिंता जाहिर करी थी। उन्होंने कहा था कि 2009-10 में ऑर्डर किए गए 40 तेजस विमानों की पहली खेप अभी तक नहीं मिल पाई है। उन्होंने कहा था कि तेजस फाइटर जेट प्रोजेक्ट की शुरुआत 1984 में ही हुई थी और पहला विमान 2001 में उड़ा, लेकिन 15 साल बाद इसे 2016 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। वायुसेना के लिए ऑर्डर किए गए पहले 40 तेजस विमानों की डिलीवरी अब तक पूरी नहीं हो सकी है। एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने ये बातें 21वें सुब्रतो मुखर्जी सेमिनार के दौरान कही थी। दरअसल हाल ही में चीन ने अपने 6th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट का ट्रायल किया था। इस पर एयर चीफ मार्शल ने कहा था कि हमारे उत्तरी और पश्चिमी पड़ोसी तेजी से अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहे हैं। चीन की नई तकनीक और संख्या दोनों ही चिंता का विषय है। दरअसल चीन ने अमेरिका के बाद 2 स्टेल्थ फाइटर जेट J-20 और J-35 विकसित किया है। अब उनका 6th जनरेशन फाइटर जेट भी ट्रायल के लिए तैनात हैं। उनका कहना है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा फंड देने की उन्होंने अपील करी है
उन्होंने कहा कि देरी होने पर तकनीक का महत्व खत्म हो जाता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें निजी कंपनियों को शामिल करना चाहिए। हमें प्रतिस्पर्धा की ज़रूरत है। हमें कई सोर्स उपलब्ध कराने होंगे ताकि लोग अपने ऑर्डर खोने के डर से बेहतर प्रदर्शन करें, वरना चीज़ें नहीं बदलेंगी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिका यात्रा के दौरान 99 GE F404 इंजनों की डिलीवरी में हो रही देरी का मुद्दा भी उठाया था। GE ने वादा किया था कि वह मार्च 2025 तक इन इंजनों की आपूर्ति शुरू कर देगा। यह डिलीवरी पहले ही तय समय सीमा से लगभग 2 साल पीछे चल रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने इस देरी के कारण GE एरोस्पेस पर जुर्माना भी लगाया था। शुरुआत में इन इंजनों की डिलीवरी का समय मार्च 2023 तय किया गया था। GE एरोस्पेस ने कहा था कि वह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और अन्य आपूर्तिकर्ताओं के साथ मिलकर तेजस विमान के लिए F404 IN-20 इंजन की आपूर्ति पर काम कर रहा है। HAL को 2028 तक 83 एयरक्राफ्ट की डिलीवरी करना है। भारतीय वायुसेना ने 83 तेजस MK-1A लड़ाकू विमानों के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 36,468 करोड़ रुपये का सौदा किया था। इसके अलावा पिछले साल नवंबर में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने वायुसेना के लिए 97 और तेजस जेट खरीदने की मंजूरी दी थी। ये लड़ाकू विमान अमेरिका में बने जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स के F404 इंजन से चलेंगे। कंपनी के पास 2024 से 2028 के बीच 83 एयरक्राफ्ट की डिलीवरी करने का समय है। नए MK-1A वर्जन की डिलीवरी जुलाई 2024 तक होने की उम्मीद थी। हालांकि HAL द्वारा वादा किए गए 16 तेजस MK-1A विमानों में से सिर्फ 2 से 3 विमान ही 2024-25 के वित्तीय वर्ष में वायुसेना को दे पाया था। ये तेजस वही फाइटर प्लेन है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 नवंबर 2022 को बेंगलोर में तेजस फाइटर प्लेन में उड़ान भरी थी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की फाइटर प्लेन में यह पहली उड़ान थी। तेजस में उड़ान भरने से पहले मोदी बेंगलोर स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी पहुंचे थे और तेजस को HAL ने डेवलप किया है। यह सिंगल इंजन वाला हल्का लड़ाकू विमान है और वायुसेना में इसकी 2 स्क्वाड्रन शामिल हो चुकी हैं। इससे पहले भी पिछले साल एक न्यूज़ आ रही थी जिसमें यह कहा गया था कि इंडियन एयरफोर्स चौथी जनरेशन के एडवांस 4.5 जनरेशन वाले फाइटर प्लेन की कमी से जूझ रहा है। एजेंसी के मुताबिक सूत्रों ने बताया था कि एयरफोर्स जल्द ही 114 मल्टी रोल फाइटर जेट खरीदने के लिए अपने टेंडर जारी करने की तैयारी में है। एयरफोर्स का मानना है कि नॉर्थ और वेस्टर्न फ्रंट पर चुनौतियों का सामना करने के लिए उसे एडवांस 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट्स की ज़रूरत है। इससे पहले 2016 में सरकार ने 36 राफेल विमान खरीदे थे और सूत्रों के मुताबिक इन एडवांस जेट्स की खरीदी के लिए नॉन कंट्रोवर्शियल मॉडल अपनाया जाएगा क्योंकि इन फाइटर जेट्स को भारत में ही बनाया जाना है। सरकार मेक इन इंडिया प्रोसेस के तहत इन जेट्स को हासिल करने के लिए मल्टी वेंडर टेंडर के लिए जाएगी क्योंकि सरकार का मानना है कि वो किसी भी मेजर वेपन सिस्टम का इंपोर्ट नहीं करेगी। इंडियन एयरफोर्स में फाइटर जेट्स के करीब 30 स्क्वाड्रन हैं। इनमें जगुआर, मिराज 2000 और MiG-29 शामिल हैं। इनमें शामिल कई जेट्स अगले 5 से 7 साल में रिटायर होने वाले हैं और अगले कुछ महीनों में MiG-21 को भी स्क्वाड्रन से हटाया जाना तय है। 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट्स की अगर विशेषताओं की बात करें तो इन फाइटर जेट को एडवांस एवियोनिक्स, AESA रडार, हाई कैपेसिटी वाला डेटा लिंक और एडवांस हथियारों को तैनात करने की क्षमता के साथ अपग्रेड किया जा सकता है। 4.5 जनरेशन में शामिल फाइटर जेट्स की बात करें तो उनमें 100 राफेल हैं और इस फ्रांसीसी विमान में बेहतर रडार और सेंसर क्षमताएं हैं। एक हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले और बेहतर कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स हैं। इसे कम से कम 2040 तक फ्रांसीसी एयर एंड स्पेस फोर्स के लिए प्राइमरी फाइटर जेट बनने के लिए डिज़ाइन किया गया है। और इसके बाद आता है सुखोई Su-57। इस फाइटर जेट्स में इंटरनल वेपन कैरीज हैं जो एक्सटर्नल स्टोर से ड्रैग को ख़त्म करता है। इससे जेट को हाई परफॉर्मेंस मिलती है। सुखोई Su-57 मैक 1.3 पर ऑप्टर बर्नर के बिना सुपरसोनिक उड़ान भर सकती है और इसकी सुपरसोनिक रेंज 1500 किलोमीटर से भी अधिक है। अब इस एरो इंडिया शो में आए अमेरिकी F-35 और रशियन Su-57 के अगर हम लोग कंपैरिजन की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रूस और चीन आज 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ लड़ाकू विमान का संचालन करने वाले एकमात्र देश हैं। भारत ने अपने उन्नत AMCA को
विकसित करने की योजना बनाई है। पहला प्रोटोटाइप 2030 के दशक के मध्य तक तैयार नहीं होगा। चीनी सेना ने संभवतः तब लगभग 1000 J-20 माइटी ड्रैगन्स तैनात कर दिए होंगे, जिससे पूरे क्षेत्र में पर्याप्त वायु शक्ति असंतुलन पैदा हो जाएगा। भारत की वायु रक्षा रणनीति रूस के सुखोई 57 और अमेरिका के F-35 के बीच एक महत्वपूर्ण निर्णय का सामना कर रहा है। सुखोई 57 मैक 2 की गति और हाइपरसोनिक मिसाइलों के साथ संगतता के साथ उल्लेखनीय क्षमताएं प्रदान करती हैं। F-35 दुनिया भर में संचालित 1000 से अधिक इकाइयों से सिद्ध विश्वसनीयता और उन्नत स्टील्थ सुविधा के साथ अलग हैं। सुखोई 57 और F-35 लड़ाकू विमान अपनी तकनीकी विशिष्टताओं के माध्यम से अलग अलग डिज़ाइन, दर्शन और क्षमताओं का प्रदर्शन करते हैं। सुखोई 57 का ट्विन इंजन डिज़ाइन 65 फीट 11 इंच लंबा है और इसका पंख फैलाव 46 फीट 3 इंच है। F-35 51 फीट 4 इंच लंबे और 35 फीट के पंखों वाले एक अधिक कॉम्पैक्ट सिंगल इंजन पैकेट में आता है। सुखोई 57 2 मैक की प्रभावशाली शीर्ष गति तक पहुंचता है, जबकि F-35 की अधिकतम गति मैक 1.6 तक पहुंचती है, जो इसे अपने रूसी समकक्ष से धीमा बनाती है। थ्रस्ट वेक्टरिंग तकनीक Su-57 को उल्लेखनीय गतिशीलता प्रदान करती है, जो जटिल हवाई युद्धाभ्यास की अनुमति देता है। दोनों विमान सुपर क्रूज कर सकते हैं। हालांकि Su-57 ऑप्टर बर्नर का उपयोग किए बिना मैक 1.3 बनाए रखता है। सुखोई 57 की लड़ाकू रेंज 3107 मील तक फैली हुई है, जो F-35 की 1379 मील की पहुंच से काफ़ी अधिक है। रूसी लड़ाकू विमान का अधिकतम टेक ऑफ वजन 77,162 पाउंड तक पहुंचता है, जबकि F-35 का अधिकतम वजन 65,918 पाउंड है। सुखोई 57 के डिज़ाइन में इसके इंजन नसेल के बीच 2 मुख्य हथियार बे शामिल हैं, जो विंग रूट के पास छोटे साइड बे के साथ मिलकर काम करती है। दोनों के इंजन की अगर हम लोग तुलना करें तो सुखोई 57 में दोहरे NPO सैटर्न AL-41F1 इंजन का उपयोग किया गया है, जो विभिन्न ऑपरेटिंग मोड में पर्याप्त थ्रस्ट उत्पन्न करता है। F-35 का एकल प्रैट एंड व्हिटनी F135 इंजन अपने नए डिज़ाइन के बावजूद बेहतर इंजन दक्षता प्रदान करता है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि F-22 और F-35 दोनों में सुखोई 57 की तुलना में अधिक उन्नत इंजन तकनीक है, जो अभी भी Su-35S प्लेटफॉर्म के इंजन पर निर्भर है। दोनों के युद्ध क्षमताओं की बात करें तो F-35 और Su-57 रडार से बचने और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के लिए अलग अलग दृष्टिकोण दिखाते हैं। F-35 में -40 dBsm से बेहतर रडार क्रॉस सेक्शन के साथ बेहतरीन स्टील्थ विशेषताएं दिखाई देती हैं। ये तकनीक F-35 को व्यावहारिक रूप से एक छोटे पक्षी या भौरे की तरह चुपके से चलने वाला बनाता है। Su-57 0.1 से 1 वर्ग मीटर के बीच RCS प्राप्त करता है, जो इसे काफ़ी अधिक दूरी पर पता लगाने योग्य बनाता है। ये संख्याएं सीधे S-400 के 91 N6E सर्च रडार के विरुद्ध पता लगाने की सीमा में परिवर्तित हो जाती हैं। Su-57 को 155 किलोमीटर की दूरी पर पहचाना जा सकता है। F-35 लगभग 27 किलोमीटर तक छिपा रह सकता है। Su-57 की गति और रेंज बेहतरीन है, जो 3107 मील की लड़ाकू रेंज के साथ मैक 2 तक पहुंचती है, जबकि F-35 मैक 1.6 पर धीमी है और 1379 मील की कम रेंज के साथ चुपके और क्षमताओं में उत्कृष्ट है। भारत ने रूस के साथ FGFA परियोजना में अपनी भागीदारी को निलंबित कर दिया है, लेकिन Su-57 को हासिल करने का विकल्प खुला है। यह निर्णय रणनीतिक ज़रूरतों, लागतों और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के अवसरों सहित विभिन्न कारकों पर निर्भर करेगा। Su-57 की स्टेल्थ क्षमताएं हालांकि उन्नत हैं, लेकिन कुछ पश्चिमी देशों के कंपैरिजन में यह थोड़ा पीछे रह जाता है। इसका रडार क्रॉस सेक्शन 0.1 से 1 वर्ग मीटर के बीच है, जिससे यह F-35 जैसे विमानों की तुलना से अधिक दूरी पर भी पता लगाने योग्य है। सुखोई 57 की बेस यूनिट लागत 2,953 से 5,484 मिलियन रुपीस के बीच है, जबकि F-35 की लागत 6,750 मिलियन रुपया है। इसके अतिरिक्त सुखोई 57 भारत में मौजूदा
रूसी विमान सुविधाओं के साथ संगतता के माध्यम से संभावित लागत बचत प्रदान करता है। सुखोई 57 भारत के मौजूदा बुनियादी ढांचे, व्यापक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण अवसरों और स्थानीय विनिर्माण क्षमताओं के साथ सहज एकीकरण प्रदान करता है। ये कारक भारत के रक्षा आधुनिकीकरण लक्ष्यों के साथ संरेखित हैं और स्वदेशी रक्षा क्षमताओं के विकास का समर्थन करता है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। खत्म करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ इनको शेयर भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।